शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं यूके के डिप्टी पीएम राब से रिलेटेड जानकारी। पार्टिकुलरली मैप के अंतर्गत हम यूनाइटेड किंगडम को डिस्कस करेंगे क्योंकि यूनाइटेड किंगडम न्यूज़ में रहा है। इसके अलावा यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है सही जोड़ी के रूप में, चर्चित व्यक्ति और वो किस देश से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो यूके के डिप्टी पीएम हैं राब, ये चर्चा में रहे हैं जिनका संबंध यूनाइटेड किंगडम से है और ये यूके के डिप्टी पीएम रहे हैं। इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है क्योंकि इनके खिलाफ में कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। तो वहीं यदि हम देखें, यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रैब ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले साल अक्टूबर में ऋषि सुनक ने अपने कार्यभार संभाला था और उसके बाद सरकार से इस्तीफा देने वाले डोमिनिक रैब तीसरे मंत्री बन गए हैं। 4 मई को यूके में स्थानीय चुनाव होने वाली है जिसमें सुनक की पार्टी खराब प्रदर्शन कर सकती है। तो डराने धमकाने की शिकायतों की स्वतंत्र जांच के बाद ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रैब ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डोमिनिक रैब ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे की घोषणा करी है। डोमिनिक रैब ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा था कि मैंने जांच की मांग किया था और इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं ताकि पता चल सके कि क्या मैंने धमकाने जैसा कोई काम किया है, और मेरा मानना है कि मैं अपने वचन पर खरा उतरूंगा। अब हम मैप की तरफ आते हैं और मैप को देख लेते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं। यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड का जब भी नाम लिया जाता है तो हमको हमेशा यही लगता है कि इंग्लैंड की बात करी जा रही है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत भी 3-4 कंट्रीज़ आती हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो सबसे ऊपरी हिस्से में स्कॉटलैंड पड़ता है। बे ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है आपको स्कॉटलैंड दिख रहा है और इसकी राजधानी है ये ग्लासगो। स्कॉटलैंड की यदि आप नॉर्थ पूर्व की तरफ में जाते हैं तो नॉर्थ सी पड़ेगा, ठीक है, और यदि आप पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो अटलांटिक ओशियन पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर छोटे मोटे हमको आइलैंड भी देखने को मिलते हैं जैसे कि ऑर्कने आइलैंड, आउटर हेब्रिजेस आइलैंड के द्वीप समूह हमको देखने को मिल जाते हैं। स्कॉटलैंड के बाद नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो इंग्लैंड पड़ता है, ठीक है, तो ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड की ये है कैपिटल लंदन। यहीं से होकर के 0 डिग्री वाली जो प्राइम मेडिरियन रेखा होकर के गुजरती है और यहीं से हम टाइम पीरियड का निर्धारण करते हैं कि कोई देश यदि पूरब की तरफ में लोकेटेड है तो यहाँ पर सूरज जल्दी उगेगा, यहाँ का जो दिन रहेगा वो यहाँ की जो घड़ी है 1 घंटा पहले चलेगी। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे कि यदि यहाँ पर 1 बज रहे हैं, ठीक है, यदि इस यहाँ पर 1 बज रहे हैं तो सबसे पहले 1 इधर बजेगा, इधर पर घड़ी जो है थोड़ा पीछे चलेगी। तो ये है 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन जो कि इंग्लैंड के लंदन से होकर के गुजरती है। फिर आ जाता है इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करने का काम करता है और यहीं पर एक जल संधि भी है जो कि यहाँ पर नहीं बताया गया, उसको हम आगे देखेंगे। ये हो गया लंदन। लंदन के बाद हम देखते हैं कि इंग्लैंड से ही लगा हुआ जो हिस्सा है वो वेल्स का है, ठीक है, वेल्स की कैपिटल क्या है ये देखिए आप, यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, एकदम किनारे में, और यहीं पर लोकेटेड है कैम्ब्रियन माउंटेन्स। कहाँ पर? वेल्स वाले हिस्से में। एक हो गया स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के नीचे इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाजू में है वेल्स। वेल्स के अलावा एक और चीज़ इसमें शामिल है आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड जिसकी राजधानी है बेलफास्ट और आयरलैंड जिसकी कैपिटल है डबलिन। वहीं आयरलैंड की यदि हम बात करें तो आयरलैंड के नीचे की तरफ सेल्टिक सागर पड़ता है, पूर्व की तरफ जाएंगे तो आयरिश सागर है जो कि
ठीक है, वेल्स इंग्लैंड वाले हिस्से को ये वाले हिस्से से अलग करता है। टोटल जो एरिया है इसका वो है 2,44,820 स्क्वायर किलोमीटर का। यूनाइटेड किंगडम पार्ट माना जाता है ब्रिटिश आइलैंड समूहों का, ठीक है, जिसमें इंक्लूड है दो बड़े बड़े आइलैंड जिसमें ग्रेट ब्रिटेन शामिल है, इसके अलावा आयरलैंड शामिल है। कई सारे इसमें छोटे छोटे ऑफशोर आइलैंड भी आ जाते हैं। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है वो का लार्जर माना जाता है यदि दो आइलैंड की यदि हम तुलना करें तो, और जो आयरलैंड है उसका सेकंड नंबर लगता है। वहीं यदि हम बात करें स्कॉटलैंड की तो ये मोस्ट माउंटेनियस पार्ट माना जाता है यूनाइटेड किंगडम का, और इसको डिवाइड किया गया है दो डिस्टिंक्ट रीजन में। पहला है हाईलैंड और दूसरा है लोलैंड। ऊबड़ खाबड़ माउंटेनियस हाईलैंड हम वाले रीजन देखने को मिल जाते हैं नॉर्थ में, वेस्ट पोर्शन में। इसमें इंक्लूड है हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम बेन नेविस, ठीक है, यहाँ पर आप मैप में भी बेन नेविस देख सकते हैं। ये ट्रायंगल से दर्शाया गया, मतलब ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है पूरे यूनाइटेड किंगडम का, बेन नेविस। दैट राइजेस टू एन एलिवेशन ऑफ 1345 मीटर। सी लेवल से यदि हम इसकी हाइट नापेंगे तो कितना आ जाता है, 1345 मीटर आ जा रहा है। इंग्लैंड में जब हम जाते हैं तो पेनिन हाईलैंड देखने को मिलते हैं, पेनिन उच्च भूमि देखने को मिलती है, आर प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। तो इंग्लैंड के नॉर्थ वाले हिस्से में हमको हाईलैंड देखने को मिलते हैं। वहीं जो कैम्बेरियन माउंटेन है ये वेल्स में लोकेटेड है, जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया था, ठीक है। ये वेल्स हैं और ये है कैम्बेरियन माउंटेन्स, और ये पेनिस हाईलैंड। यहाँ जो डार्क ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है ये बताता है कि ये एरिया जो है उठा हुआ है। तो इंग्लैंड का भी हाईलैंड हम देख लिए हैं। इसके अलावा कैम्बेरियन माउंटेन हम देखे हैं वेल्स में पाया जाता है, और ये रहा इसका पॉलिटिकल मैप, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम के यदि हम नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो अटलांटिक ओशियन पड़ेगा, पूर्व की तरफ में जाएंगे तो नॉर्थ सी पड़ेगा, ठीक है। और आयरिश सागर है जो कि मेन वाला जो द्वीप समूह है इसको अलग करता है आयरलैंड के साथ में। फिर और नीचे की तरफ जब आते हैं आयरिश सागर से नीचे की तरफ में तो सेल्टिक सागर पड़ता है, इधर इंग्लिश चैनल है, और स्ट्रेट ऑफ डेवोर की जल संधि फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से फैक्ट निकल करके आता है। अब यहाँ यदि हम पूरे विश्व में वर्ल्ड लेवल पर यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन को देखेंगे तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा यूरोप डार्क ग्रीन कलर तो ये पूरा जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये पूरा यूरोप है। अब यूरोप के यदि हम एकदम पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं और नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं तो यूनाइटेड किंगडम पड़ता है। बहुत सारे सागर और महासागर से घिरा हुआ है यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि नॉर्थ सागर, ठीक है, पूर्व और नॉर्थ की तरफ लोकेटेड है। नॉर्थ की तरफ में नॉर्वेनियन सागर है, अटलांटिक ओशियन है नॉर्थ की तरफ में। वहीं नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो इंग्लिश चैनल है जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने का काम करता है। एक और यहीं पर जल संधि है जिसको हम ऊपर मैप में देख चुके हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन्स एंड लाइफ ऑन अर्थ। बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड और अर्थ में जो लाइफ हमारी चल रही है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है। तो 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए रिसेंट डिसीजन को जो कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट में के द्वारा लिया गया है कि हम इस्टेब्लिश करेंगे एक लार्ज बॉटनिकल गार्डन, जिसका क्या नाम रखा गया है, चेंगालपट्टू बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। तो तमिलनाडु स्टेट में चेंगालपट्टू बॉटनिकल गार्डन स्थापित किया जाएगा एज एन इम्पॉर्टेंट एंड वेलकम पीस ऑफ न्यूज़। इसको
हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वेलकम करने वाली न्यूज़ है। तो जो प्लांट होते हैं ये निर्माण करते हैं बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन। किसी भी सिविलाइजेशन का बेस माने जाते हैं प्लांट। ह्यूमैनिटी हैज़ हैड ए लॉन्ग एसोसिएशन विद गार्डन। यदि हम इंसानियत की बात करें तो उसका सीधा सीधा संबंध गार्डन के साथ में है। ठीक है, एवर सिंस मैन लर्न टू कल्टिवेट प्लांट, तब से ही जब से हमने खेती करना चालू किया है, लगभग आज से 11,000 साल पहले। मार्किंग द डाउन ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ से खेती की शुरुआत होती है। हम देखते हैं होम गार्डन का ट्रेडिशन चलता है। प्लांट स्पेस अराउंड होम्स टू ग्रो ईडेबल एंड मेडिकल प्लांट, जहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं, कुछ खाद्य योग पेड़ पौधे लगा सकते हैं या फिर मेडिसिन प्रोवाइड करने वाले प्लांट लगा सकते हैं। हैज़ बीन नोटेड इन एंशियंट टेक्स्ट, ये जो चीज़ें हैं वो पुराने समय में भी नोट करी गई हैं। एंड डिपिक्टेड इन केव पेंटिंग्स शोइंग द एंटिक्विटी ऑफ गार्डनिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं हमें केव पेंटिंग्स में भी दिखाई देती है और गार्डन का कितना महत्व है इसके बारे में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो एंटिक्विटी वर्ड यूज़ किया गया है इसका अर्थ हम देख लेते हैं। एंटिक्विटी, तो जो एंटिक्विटी है वो एंशियंट पास्ट, स्पेशली द पीरियड ऑफ क्लासिकल एंड अदर ह्यूमन सिविलाइजेशन बिफोर द मिडल एजेस। ठीक है, तो जो मिडल एजेस है उसके पहले का जो टाइम पीरियड है उसी को हम बीता हुआ टाइम पीरियड, उसी को बोलते हैं एंटिक्विटी। वहीं ये जो गार्डन होते हैं, ये जो गार्डन है उन्होंने घेरे हुए हैं ए पार्ट ऑफ अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर एंजॉयमेंट। ठीक है, गार्डन जो क्या है हमारे एंजॉयमेंट के लिए अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को घेरे हुए हैं, उसी का एक हिस्सा है। जो मॉडर्न एकेडमिक गार्डन्स होते हैं बहुधा यहाँ पर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन रखे जाते हैं रिसर्च के लिए। वहीं जो एंशियंट सिविलाइजेशन के शासक हुआ था से लेकर के मॉडर्न एरा तक की बात करें, ठीक है, ये खुद बोटानिकल गार्डन को स्थापित करते थे जो कि ठीक है नेटिव प्लांट से भरे हुए रहते थे एंड प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, और अलग अलग जगह के कुछ प्लांट भी ला करके यहाँ पर रखे जाते थे। तो ये जो पैट्रॉन्स ऑफ बॉटनिकल गार्डन हैं, बॉटनिकल गार्डन के चाहने वाले हैं, नॉट ओनली फंडेड बट आल्सो ओवर सा बोटानिकल कलेक्शन। ठीक है, इनको फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके साथ साथ में बोटानिकल कलेक्शन देखने को मिलता है। तो एक जो ब्यूटीफुल गार्डन है एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक माना जाता है किसी भी प्रॉस्पर्टी और इलेक्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद और इतिहास में जाया जाता है और बताते हैं कि 15वीं और 17वीं सेंचुरी की बात करें, शताब्दी की बात करें, तो जो यूरोपियन एक्सप्लोरेशंस हैं ये आगे आए और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बहुत सारे एकेडमिक बोटानिकल गार्डन जहाँ पर दोनों प्रकार के प्लांट लगाए जाते थे। ठीक है, प्लांट क्यूरेटिसीज देखने को मिली, इसके साथ साथ में रिसर्च देखने को मिली थी प्लांट्स के ऊपर, वर यूज टू जस्टिफाई देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी ओल्ड बातें हो रही हैं। ओर्टो बोटानिको डी पेडोवा इटली की बात करें, इसको स्थापित किया गया था 1545 में एंड द मोस्ट वेल नोन द रॉयल बोटानिक गार्डन इन क्यू नियर लंदन। 1545 में ओर्टो बोटानिको डी पेडोवा इटली में एक गार्डन स्थापित किया गया। इसके बाद सबसे ज़्यादा जाना माना रॉयल बोटानिक गार्डन क्यू में स्थापित किया गया था लंदन के किनारे। ठीक है, और इसको फॉर्मली कंसोलिडेटेड किया गया। यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है कंसोलिडेटेड करना, मतलब समेकित करना,
या फिर कहना चाहिए संगठित करना या फिर सम्मिलित करना। तो कंसोलिडेटेड किया कब किया गया था इसको? 1840 में। आज के टाइम में ये जो बोटानिकल गार्डन है ये मेजर सेंटर माने जाते हैं रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए। यदि आप प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, इसके साथ साथ में यहाँ पर लोग टूरिज्म के हिसाब से भी आते हैं। तो दोनों चीज़ के लिए भी है, लिखाई पढ़ाई के लिए भी है, स्टडी के लिए है, रिसर्च के लिए, साथ साथ में आज के टाइम में टूरिज्म को भी ये अट्रैक्ट करते हैं। वहीं हमारे देश की बात कर लें तो जो ओल्डेस्ट है इंडियन एकेडमिक गार्डन्स, उसके अंतर्गत आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिक गार्डन है। ये हावड़ा में लोकेटेड है, कलकत्ता में पड़ता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1787 में। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एल्बिएट। ठीक है, एल्बिएट का मतलब होता है तहत के अंतर्गत। 1787 के किनारे में ये वर्ड यूज़ किया गया है एल्बिएट। किसके अंतर्गत? अंडर ए डिफरेंट नेम। उस टाइम में इसका नेम डिफरेंट था। ये जो गार्डन है ये फैला हुआ है लगभग 109 हेक्टेयर के एरिया में। द सिटी इज़ आल्सो हेडक्वार्टर्स ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कलकत्ता में बनाया गया है। एंड दस द कंट्रीज मेजर रिसर्च सेंटर इन बोटानिकल सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इस प्रकार से आप ये कहते हैं हमारे देश का जो मेजर रिसर्च सेंटर है बोटानिकल सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये फेमस है। यदि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोटानिकल गार्डन्स की बात करें इंडिया में तो वो अभी हम पता नहीं लगाए हैं, कन्फर्म करके नहीं बोल सकते। द पब्लिश्ड नंबर रेंजेस फ्रॉम 10 से लेकर के 35। तो टोटल जो है 10 से लेकर के 35 बोटानिकल गार्डन हो सकते हैं। पूरे विश्व भर में जो बोटानिकल गार्डन होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर हैं प्लांट के एक्सप्लोरेशन के लिए। प्लांट की डिस्कवरी, प्लांट में रिसर्च करना है, इसके साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए ये बोटानिकल गार्डन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इंडियन बोटानिकल गार्डन्स हैव ऑफन लैक्ड दिस वाइडर पर्सपेक्टिव। लेकिन हमारे देश की जो बोटानिकल गार्डन है इस पर्सपेक्टिव से नहीं बनाए गए हैं। केवल कुछ थोड़े मोड़े बोटानिकल गार्डन ऐसे हैं सच एज बोटानिकल गार्डन ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिलती हैं जहाँ पर लड़के बच्चे रिसर्च का काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इस्टेब्लिशमेंट हमको केरला में भी दिखाई देता है, जैसे कि केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन। इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पैलोड केरला, द AGC इंडियन बोटानिकल गार्डन एंड मोर रिसेंटली KSCSTE मालाबार बोटानिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज कोझिकोड केरला हैव प्लांट एक्सप्लोरेशन एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। केवल इतने ही ऐसे बोटानिकल गार्डन है जहाँ पर आपको प्लांट एक्सप्लोरेशन देखने को मिलेगा, एजुकेशन के प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाते हैं। इसके लिए ये सारे के सारे जो नाम हैं आपको याद रखना है कि कौन सा बोटानिकल गार्डन कौन सी जगह पे लोकेटेड है। जैसे कि KSCSTE मालाबार बोटानिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंस कहाँ पर है? कोझिकोड केरला में है। इसके अलावा एक है CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश, केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट KSCSTE जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पैलोड केरला में लोकेटेड है। फिर लिमिटेड नॉलेज आगे बताया जा रहा है, लिमिटेड नॉलेज येट ए चांस फॉर चेंज। तो जो हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है हमें एक चांस लेना है कुछ चेंजेस लाने की। इंडिया उन देशों में आ जाता है जहाँ पर हाई डाइवर्सिटी है, किन चीज़ों की? प्लांट और एनिमल की। लगभग यहाँ 18,000 से 20,000 पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्लांट्स आर स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ आवर डाइवर्स इकोलॉजिकल कम्युनिटीज दैट फीड अस। तो जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी है
उसके लिए ये स्ट्रक्चरल फाउंडेशन का काम करते हैं और यही हमें फिर भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं और इनसे ही हमें न्यूट्रिशन और मेडिसिन मिल रहा है और ये ही मिटिगेट करते हैं क्लाइमेट चेंज को, सिक्योर करते हैं हमें अगेंस्ट अनसर्टेन फ्यूचर से। येट आवर नॉलेज ऑफ आवर वास्ट बोटानिकल हेरिटेज इज एक्सट्रीमली लिमिटेड। लेकिन इस मामले में हम देखें तो हमारा जो नॉलेज है वास्ट बोटानिकल हेरिटेज के मामले में बहुत लिमिटेड है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, यहाँ पर कुछ लोगों को आप छोड़ दीजिए, इन्होंने निगलेक्ट किया है कई सारे एस्पेक्ट ऑफ प्लांट बायोलॉजी को, जैसे टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट एनिमल एंड प्लांट माइक्रोहिजल इंट्रैक्शन, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्ट्रेस बायोलॉजी, टू नेम ए फ्यू। इन सब चीज़ों में लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो निगलेक्ट कर रहे हैं इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट इन आवर डेली लाइफ्स। हमारे डेली लाइफ्स के जो प्लांट हैं उनके ऊपर आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इस बात को समझना काफ़ी कठिन हो जाता है। वहीं यदि हम बात करें 300 करोड़ रुपया का चेंगालपट्टू बोटानिकल गार्डन, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? कदाम्बुर विलेज, चेंगालपट्टू डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। इसकी प्लानिंग की गई है और ये रहेगा 138 हेक्टेयर के एरिया में एंड विल बी इंडियाज़ लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन। और अच्छी बात ये है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन बनाया जाएगा। इस बोटानिकल गार्डन के पास में ये कैपेसिटी है कि वो बन सकता है एक मेजर सेंटर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ आवर प्लांट वेल्थ। बच्चे यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं नए नए पेड़ पौधों को, डिस्कवरी कर सकते हैं हमारे प्लांट रूपी जो हमारे पास धन है उसका। ये रिसर्च का सेंटर बन जाएगा, एजुकेशन के लिए सेंटर बन सकता है, सिटीजन साइंस के लिए एंड आउटरीच इन प्लांट बायोलॉजी का स्टडी बच्चे कर पाएंगे एंड बी ए फोर्सफुल वॉइस ऑफ कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन कैसे करके किया जा सकता है उसकी एक वॉइस के रूप में ये उभर सकता है। वहीं जो रॉयल बोटानिक गार्डन है क्यू, जो लंदन के पास में है, हैज़ बीन चूजन एज ए की पार्टनर फॉर टेक्निकल एक्सपर्टीज़। लंदन के पास में जो क्यू रॉयल बोटानिक गार्डन है उसको टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनर बनाया गया है, ठीक है। कौन कौन से प्लांट हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे करके उनको मेंटेन करना है। जबकि ये जो क्यू गार्डन है ये इंडिस्प्यूटेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड सोफिस्टिकेटेड बोटानिकल गार्डन माना जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है इंडिस्प्यूटेडली। तो जो इनडिस्प्यूटेडली है सोफिस्टिकेटेड का यदि हम बात करें तो परिष्कृत होता है और इनडिस्प्यूटेडली मतलब होता है निस्संदेह, ठीक है। तो निस्संदेह ये जो रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है और एकदम कहना चाहिए इसमें हमें परिष्कृत रूप देखने को मिलता है, असली रूप देखने को मिलता है कि बोटानिकल गार्डन होते क्यों हैं और क्यों स्थापित करे गए हैं। कई सारे इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल इन इंडिया आल्सो हैव द रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपर्टाइज इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ गार्डन। इसके अलावा ऐसा नहीं है, भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ठीक है डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऑफ गार्डन के लिए योगदान दिया है। पिछले 2 दशकों की बात करें तो ये जो बोटानिकल गार्डन हैं सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, टू नेम ए फ्यू, have set new standard in their research and outreach program। अभी हाल ही में पिछले 20 सालों को देखें तो सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया आगे आए हैं और यहाँ पर रिसर्च एंड आउटरीच प्रोग्राम हमको देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मेंटेन किया है उनकी रिक्रिएशनल और इको टूरिज्म फीचर को, मतलब कि मनोरंजन के लिए लोग जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए लोग जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो अभी उभरते हुए गार्डन हैं इनके साथ में हमें कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है।
इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो हम देखने वाले हैं 2007, जो LOC एग्रीमेंट हुआ था 2007 का, उसमें कुछ चेंजेस लाने की हमें ज़रूरत है। तो उसको एक बार फिर से हमें देखने की ज़रूरत है, ऐसा राइटर का कहना है। LOC की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसकी यहाँ पर बात करी जा रही है कि और 2007 में क्या एग्रीमेंट हुआ था, क्या उसमें हमें रीलुक करना चाहिए। तो एक किताब है जिसको कंप्लीट किया गया, ठीक है, फॉर्मर स्पेशल एनवॉय सतेंद्र लांबा की डेथ के पहले। यहाँ पर हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है इंडिया पाकिस्तान के डायलॉग के बीच में। लांबा confirmed that the agreement on LOC in Kashmir was indeed ready to be signed by मनमोहन सिंह एंड मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ। इस किताब में ये खुलासा किया जाता है कि देखिए, ये जो LOC है वास्तव में इस पर साइन किए जाने, LOC के ऊपर जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर साइन किए जाने थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ के द्वारा। लेकिन हम देखते हैं पाकिस्तान की जो जुडिशरी है 2007 में यहाँ पर हमें कुछ गतिरोध देखने को मिला। इसके साथ साथ में 26/11 का अटैक हो गया 2008 में। इन सब बातों के चलते चलते ये जो प्लानिंग है वो पूरी नहीं हो पाई थी। फिर नॉर्मल बॉर्डर की बात करी जाती है। तो पहली बार 2014 में ये जो राइटर हैं इन्होंने कुछ खुलासा किए थे जब वो एड्रेस कर रहे थे यूनिवर्सिटी के लोगों को श्रीनगर में। उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि जो इंडिया है वो अपनी ज़मीन का 1 इंच हिस्सा भी देने वाला नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर 4 पॉइंट सॉल्यूशन है, इसके साथ साथ में 14 पॉइंट सेट ऑफ डायलॉग हैं फॉर एनी सेटलमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज़। इस लिस्ट में कुछ कुछ चीज़ें शामिल थी जैसे कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड का फ्री फ्लो होगा। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको ख़त्म किया जाएगा, रिस्पेक्ट किया जाएगा ह्यूमन राइट्स का। इसके साथ साथ में जो मिलिट्री प्रेजेंस है दोनों देश कम करेंगे, लेकिन उसको डीमिलिटराइजेशन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपल आइडिया है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसका हमें रिस्पेक्ट करना है, जैसे कि दोनों देशों के बीच में नॉर्मल रिलेशन चल रहे हों। अब लेकिन टाइम आते गया, टाइम गुजरते गया, टाइम ने इस आइडिया की टेस्टिंग भी किया। अलग अलग सर्कमस्टांसेस आए, रेडिकल शिफ्ट हमको देखने को मिला इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में। रियलिटी चेक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यदि हम किसी भी प्रकार का डिस्कशन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। तो 2 दशकों के बाद ये प्रोसेस चालू हुई। नियरली एवरीवन इन्वॉल्व इन द टाक फ्रॉम 2003 से लेकर के 2008, इंडिया और पाकिस्तान हैज़ आइदर पास्ड अवे, इज आउट ऑफ पावर और वुड फाइंड इट पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट टू डिस्कस ए रेजोल्यूशन विद द अदर साइड। तो वही बात यहाँ पर देखी जाती है कि दोनों देश जो है सहमत नहीं हो पा रहे हैं, रिजोल्यूशन वो लेकर के नहीं आ रहे हैं। आगे बहुत सारे टेरर अटैक होते हैं, मुंबई से लेकर के पठानकोट, पुलवामा हैव रन ए वीटो ओवर एनी इंडियन इनिशिएटिव टू रीस्टार्ट डायलॉग। इसीलिए इंडिया ने इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करी, जबकि जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त 2019। फिर हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया अगस्त 2019 में, अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 370 में। मतलब ये चीज़ और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई किसी भी पाकिस्तानी लीडर के ऊपर कि वो दोनों देशों के बीच में जो टाइज है उसको रिस्टोर कर सके। अब रिजल्ट क्या होगा? नो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट एट एनी लेवल, नो ट्रेड, नो डायरेक्ट ट्रेवल लिंक बाय एयर, रोड और रेल, एंड नो हाई कमिश्नर्स इन ईच अदर कंट्रीज। जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उसका क्या रिजल्ट सामने आया है आप देख सकते हैं।
ठीक है, डायरेक्ट हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेड नहीं हो रहा है हमारा, रेल के माध्यम से नहीं जा पा रहे हैं, रोड एयर कहीं से भी हमारी कनेक्टिविटी नहीं है पाकिस्तान के साथ में। अब हाल ही में हम देखते हैं कि पुंछ में एक और टेरर अटैक होता है। यहाँ पर कोई भी बात, कोई डाउट वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो इंडिया में आने वाले हैं फॉर द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन गोवा। तो इस बार की जो संघाई कोऑपरेशन की बैठक कहाँ पर होने वाली है, ये बैठक होने वाली है गोवा में। इसके बाद इंगेजमेंट के बारे में बातचीत करी जाती है, कोशिश किया जाता है कि इंगेजमेंट फिर से हो जाए। हालांकि पुस्तक के रिकॉर्ड के रूप में भारत पाकिस्तान के संबंध चाहे कितने भी टूट जाएं, रिश्ते का लंबा चाप हमेशा जुड़ाव की ओर ही रहता है। लांबा याद करते हैं कि पाकिस्तान पर 1984 से 2014 तक उन्होंने केवल 6 प्रधानमंत्रियों के साथ नहीं काम किया, बल्कि 7वें नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, जिन्होंने पाकिस्तान को मिले गंभीर झटके के बाद भी इस्लामाबाद के बाद जुड़ाव जारी रखा है। जैसे कि पठानकोट पर हमला होता है, ठीक है। फिर 2017 में लांबा लिखते हैं कि उनसे प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संपर्क किया ताकि हम जो है डायलॉग, जो बैक चैन प्रक्रिया से फिर से चालू कर सकें। तो इस प्रकार से भले ही रिश्ते कितने भी खराब हो गए हों, लेकिन हमेशा से ही पीछे के दरवाजे से, बैक चैनल से बातचीत करने की बारी करी जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी ज़्यादा रिलेशन को रिस्टोर करते हुए देखेंगे, जैसे कि पीपल टू पीपल जो टाइज हैं वो ज़्यादा मजबूत हो सकें। इसके अंतर्गत हम देखते हैं करतारपुर कॉरिडोर की स्थापना करी जाती है, ठीक, विथ होम मिनिस्टर अमित शाह हिंटिंग दिस मंथ दैट शारदा पीठ कॉरिडोर, जिसको अमित शाह ने हिंट किया था इसको एज ए शारदा पीठ कॉरिडोर अक्रॉस टू द टेम्पल इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नीलम वैली इज बीइंग थॉट ऑफ। अब जो अगला एक स्टेप रहेगा, टू बी रिविजिट द नियरली रेडी एग्रीमेंट ऑफ 15 ईयर्स एगो। अगला कदम 15 साल पहले के लगभग तैयार समझौते पर फिर से विचार करना होगा, जो लांबा लिखते हैं कानूनी रूप से पुनर्निरीक्षण इसको किया गया था। तब से लेकर के अब तक के बड़े बदलावों में से एक 5 अगस्त 2019 को नई दिल्ली का एक कदम था, जिसके कारण पाकिस्तान को व्यापार और यात्रा लिंक बंद करना पड़ गया और उच्चायुक्तों को वापस बुलाना पड़ गया। मतलब जम्मू कश्मीर को जो हम रिस्टोर किए थे, स्पेशल दर्जा हटाए थे, इसी के चलते चलते हम देखे थे कि पाकिस्तान बोल दिया कि अब हम जो है ट्रेड नहीं रखेंगे जब तक आप जम्मू कश्मीर का जो दर्जा है उसको वापस नहीं देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो ऑलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड देखने वाले हैं। ऑलिव रिडले टर्टल्स आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे विश्व भर में जो छोटे कछुओं की प्रजाति है उसमें इनको शामिल किया गया है ऑलिव रिडल टर्टल। ये जो टर्टल होते हैं ये कार्निवोरस टाइप के होते हैं एंड गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड कारापेस। इनकी जो ऊपर की खोपड़ियाँ होती है, ठीक है, उनका जो कलर है ओलिव कलर का रहता है, इसी से इनका नाम पड़ा है। तो यहाँ कार्निवोर वर्ड यूज़ किया गया है, कार्निवोर, ऐसे एनिमल दैट फीड ऑन अदर एनिमल, मतलब इनको हम मांसाहारी की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये उड़ीसा के तट का पूरा एरिया है, ये देवी रिवर है, इसके बाद महानदी रिवर है, जम्बू रिवर है, ठीक है, माईपुरा रिवर और डमेका रिवर। इसी के कोस्ट के किनारे वो आते हैं और रेत में अंडे देते हैं, ठीक है, नेस्टिंग का काम करते हैं। इसीलिए ये जो एरिया है पूरा का पूरा गहिरमाथा मैरीपेज सेंचुरी ये फेमस है। प्रोटेक्शन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल्ड फर्स्ट में इनको रखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट में इनको वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला गया है और सिटीज़ के अंतर्गत इनको अपेंडिक्स फर्स्ट में रखे हैं।
कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं? तो जनरली ये गर्म पानी में पाए जाते हैं, चाहे वो पैसिफिक ओशियन हो, अटलांटिक ओशियन हो और इंडियन ओशियन हो। तो जो उड़ीसा का गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी है, ये जाना जाता है विश्व की लार्जेस्ट रूगेरी कॉलोनी ऑफ द ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल। सी टर्टल की सबसे बड़ी ब्रीडिंग कॉलोनी कहाँ पर है? गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी में हमको देखने को मिलता है। अरीबाडा, अरीबाडा किसको बोलते हैं? ये जो मास नेस्टिंग किया जाता है इन कछुओं के द्वारा, बड़े पैमाने पर जो अंडे दिए जाते हैं एक साथ में, इसको अरीबाडा बोलते हैं। दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग, जिसको अरीबाडा बोलते हैं, जहाँ पर थाउजेंड ऑफ फीमेल कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स। बहुत सारे फीमेल कछुए यहाँ पर आते हैं और एक साथ में अंडे देते हैं। तो ये अपने अंडे को लगभग टाइम पीरियड दिया गया है 5 से लेकर के 7 डेज़ के लिए रखते हैं इन कॉनिकल नेस्ट अबाउट 1.5 फीट डीप विच दे डिग विथ देयर हिंड फ्लिपर्स। ठीक है, तो खोद खोद कर रेत को ये अंडे देते हैं और वहीं पर अपने अंडों को रखते हैं। थ्रेड की बात करें, कौन कौन से थ्रेड हैं, और ये गहिरमाथा सेंचुरी के बारे में भी आप देख लीजिए। गहिरमाथा एक मास नेस्टिंग स्पॉट है इंडियन ओशियन रीजन में, एंड द ओनली टर्टल सेंचुरी माना जाता है, उड़ीसा की केवल एकमात्र टर्टल सेंचुरी है। ये विश्व की लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच है ऑलिव रिडले सी टर्टल की। गहिरमाथा को डिक्लेयर किया गया था एज ए टर्टल सेंचुरी 1997 में उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा, आफ्टर कंसिडरिंग इट्स इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। क्यों? क्योंकि ये इकोलॉजिकल रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कैसे करके हम सी टर्टल को सेव कर सकते हैं। गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी इज़ वन ऑफ द 3 पार्ट ऑफ भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क, तो ये भीतरकनिका नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इसके 3 हिस्से किए गए हैं, उसमें से एक हिस्सा है गहिरमाथा, एंड अदर टू इंक्लूड द एरिया ऑफ भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 3 भाग में इसको बांटा गया इस नेशनल पार्क को।